महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। मंगल भैया के चले जाने के बाद मैं उन पेड़ों के पास चला गया और गौर से देखने की कोशिश करने लगा। हर एक पेड़ की जड़ में कुछ लिखा हुआ था, एक अजीब सी भाषा। मगर एक बात आश्चर्यजनक थी, सभी पेड़ों में लिखे शब्द एक से थे मगर उनके आकार अलग अलग थे। जैसे बहुत सारे अलग अलग लोग अगर एक ही चीज को लिखे तो चूंकि उनकी हाथों की लिखावट अलग अलग होती है, इस वजह से ऐसा अलगाव दिखता है। ये सभी पेड़ एक गोलाकृति में खड़े थे। मैंने एक पेड़ के अक्षर को मोबाइल से फोटो खींची और दूसरे पेड़ के पास जाकर उस फोटो को उस अक्षर से मिलाने की कोशिश कर रहा था। तभी पीछे सरसराहट की आवाज सुनकर चौंका। पीछे मुड़कर देखा तो मुझसे 10 फुट की दूरी पर एक लड़की खड़ी थी। एक गंदा सा सफेद रंग का फ्रॉक पहने हुए, उम्र 10-11 साल की होगी। लड़की ऐसे तो सामान्य थी मगर सबसे आश्चर्यजनक थी उसकी आंखें, जिन्हें देखते ही साथ अजीब सी अनुभूति होती थी। उसका चेहरा सुंदर भरा हुआ था मगर आंखें सफेद थी और आंखों के अंदर हल्के नीले रंग की पुतलियां थी, इतनी हल्की कि एक बार में देखने से लगता था जैसे आंखों में पुतलियां ही ना हो। हम जिस दुनिया में रहते हैं इसके ठीक समानांतर एक और दुनिया चलती रहती है, जहां गहन अंधकार के अलावा और कुछ नहीं। जब आपके शहर के भीड़ भरे इलाके में लोग आपाधापी मचा रहे, दौड़ भाग कर रहे हैं, तब वहां से हजारों किलोमीटर दूर किसी वीरान जंगल में, जहां पर कि सूरज की रोशनी भी अंदर तक नहीं पहुंच पाती है, कोई एक भयानक जीव पनप रहा होता है। कभी कभी हमारे यहाँ का कोई बहुत ज्यादा कौतूहल युक्त व्यक्ति उनके लोक में पहुंच जाता है, या फिर कभी कभी उनके लोक से कोई हमें आवाज देकर बुला रहा होता है और यह आवाज इतनी ही मनमोहक होती है कि उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। रात के 2 बज रहे हैं। पिछले 1 घंटे से मैं नींद से जाग गया हूं, उसके बाद से सोने में असमर्थ हूं। आज ठंड भी बहुत जोरदार है। रजाई को अच्छे से लपेट कर बैठा हूं, उसके बाद भी ठंड महसूस हो रही है। बाहर खिड़की के उस पार कुत्ते भौंक रहे हैं, मगर मेरी हिम्मत नहीं हो रही है खिड़की के उधर के उस अंधेरे की तरफ देख सकूं। रह रह कर बार बार 2 साल पहले की वो भयानक रात याद आ रही है। परिवार बोलने को मैं, मेरी पत्नी आकांक्षा और बेटी अनन्या थे। पेट चलाने के लिए पत्नी और बेटी को गांव में रखकर मैं निकल पड़ा था उत्तर के एक सुदूर पहाड़ी ग्राम में एक दवा कारखाने में काम करने के लिए। रहने के लिए कारखाने के पास ही के एक गांव में व्यवस्था की थी। यही कोई 20 एक लकड़ी के घरों युक्त पहाड़ी का यह गांव था।
गांव के मुखिया मंगल सिंह, उन्हीं के घर में निचली मंजिल पर मैं किराएदार था। और तभी शुरू हुआ ये सब खेल। दवा कारखाने में काम करने की वजह से वहां के लोग मुझे डॉक्टर ही समझने लगे थे। किसी को भी कोई बीमारी हो तो वो दवाई के लिए मेरे पास ही चले आते थे। शुरुआत में थोड़े बहुत लोग आते थे, इसलिए मैं दवाइयाँ दे देता था, मगर धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ने लगी। मैं उन्हें कहता था डॉक्टर के पास जाने के लिए, मगर फोकट में दवाई मिले तो कौन छोड़ता है। वैसे भी पहाड़ी जंगल गांव में डॉक्टर कहाँ। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र था, मगर गांव से 10 किलोमीटर दूर। ऐसे में अगर कोई तुरंत इलाज चाहे तो शायद स्वर्ग के सपने के अलावा कुछ भी न था। इसलिए बेचारे निरीह गांव वाले मेरे पास चले आते। मैं भी उन लोगों की जितनी हो सकता मदद करता, मगर कभी भी मैंने अपने मन से दवा नहीं दी। अपितु हमारे कारखाने के डॉक्टर साहब से अच्छी तरह से कंसल्ट करने के बाद ही दवाई देता था, और उसके असर से लोग ठीक भी हो जाते थे। इस वजह से उनके मन में मेरे प्रति विश्वास और भी दृढ़ होने लगा। ऐसे में ही आई एक मुसीबत। गांव के राजू चतुर्वेदी की पत्नी निर्मला फल के बागान में काम करते हुए कोई चीज पैरों में गिरने की वजह से चोटिल हो गई, और लंबे समय तक उस चोट का ध्यान न रखने की वजह से परिस्थितियां गंभीर हो गई और मेरे पास आई। मैंने तो हालत देखकर ही तुरंत गाड़ी की व्यवस्था करके उसे शहर के अस्पताल भेजा, और अगर थोड़ी सी देर हो जाती तो शायद उन महिला के पैर काटने पड़ते। इसके कुछ दिन बाद की बात है। ठंड आने वाली थी। उस दिन सवेरे से ही रिमझिम बारिश हो रही थी। शाम को ऑफिस से लौटकर सोचा कुछ खाने के लिए बनाऊं और गर्मा गर्म कॉफी के साथ खाऊं। अब ये सोच ही रहा था कि अचानक मकान मालिक मंगल सिंह एक ट्रे में गर्मा गर्म प्याज पकौड़े और 2 कप चाय लेकर उपस्थित हुए। मैं देखकर बोल पड़ा, अरे मंगल भैया, आइए आइए। देखा तुम भीगे हुए लौट रहे हो तो। हाँ, बस सोच ही रहा था कुछ खाने के लिए बनाओ और कॉफी पीऊं कि आप आ गए। हाँ, वही तो सोचा, मौसम ऐसा है, चलो कुछ पकौड़े चाय के साथ भाई के साथ बैठकर कुछ बातें की जाए। मैं तो खुशी से नाच उठा। अरे आइए ना, बैठिए। मैंने खिड़की के पास ही 2 चेयर जमा दिए और ट्रे रखने के लिए एक स्टूल रख लिया। बारिश देखते देखते चाय पियेंगे, कैसा? कुर्सी पर मंगल भैया बैठ गए और फिर चाय की एक चुस्की लेते हुए बोले, तुमने उस दिन जिस महिला की जान बचाई थी वो कौन है, जानते हो? हाँ, क्यों? किसी नेता की बीवी है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। निर्मला देवी एक तरह की गुनिया है। वो महिला तांत्रिक? हाँ, भैरवी जैसी। बहुत शक्ति है उनमें। अच्छा, तो इतनी शक्ति है तो खुद को ठीक क्यों नहीं कर पाई? ऐसी बुरी हालत में कैसे पहुंच गए? वो कैसे हुआ वो तो मुझे नहीं मालूम, मगर मैं मानता हूं उनमें बहुत शक्ति है। और मैं ही क्या, गांव का हर एक व्यक्ति मानता है। आज खबर मिली वो बहुत हालत सुधर चुकी है, और इसी वजह से गांव के सारे लोग तुम्हें भगवान की तरह मान रहे हैं। अगर तुमने मदद न की होती तो बहुत बड़ी मुसीबत आती गांव पे। भगवान? अरे मैंने क्या किया है? बस सही समय पर उन्हें इलाज के लिए भेज दिया है, और क्या? अरे वही आजकल कौन करता है। और निर्मला देवी ने इस गांव के लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए तुमने उन्हें बचाया है।
गांव वाले तुम्हारे ऋणी हैं। अच्छा ठीक है, मगर उन्होंने गांव के लिए किया क्या है? मंगल भैया कुछ देर शांत रहकर फिर गला साफ करके बोले, तुम तो बहुत दिन हुआ यहां रह रहे हो। काला साया बोल के कुछ सुना है तुमने? काला साया? वो क्या है? काला साया क्या है ये तो गांव का कोई भी नहीं जानता, मगर गांव के कुछ लोग कहते हैं गांव से 3 किलोमीटर दूर ऊपर पहाड़ पे जो जंगल है, काला साया वहां रहने वाला एक अपदेवता है। काला साया क्या है ये तो कोई नहीं जानता, मगर हाँ, जब रात अंधेरे के साथ चारों ओर छा जाती है और चारों ओर कुहासे की चादर उड़ जाती है, तब काला साया निकलता है और गांव के लोग, विशेषकर बच्चों को, उनके घर से निकालकर पहाड़ के उस जंगली इलाके में ले जाकर फेंक देता है और अगले दिन सुबह उसकी लाश जंगल में मिलती है। और अगर कोई उसे खोजने के लिए भी जाता है तो उसकी लाश भी जंगल में मिलती है। अब से 2 साल पहले तक हमारे गांव में भी ये घटनाएं होती रहती थी, मगर अब इस गांव में न हो, आसपास के गांव में आज भी ये घटनाएं होती हैं। अब यहाँ क्यों नहीं होता? वही निर्मला देवी, उन्होंने मंत्र पढ़ के गांव के चारों ओर ये बांध दिया है, रक्षा कवच। हाँ, रक्षा कवच, रक्षा कवच। आसपास के गांव वाले उन्हें डायनी कहते हैं, मगर गांव वाले उनका बहुत सम्मान करते हैं, पहले से ही उनका सम्मान करते रहा है। शायद इसीलिए उन्होंने हम लोगों की रक्षा की है। ओह अच्छा, ये काला साया, इसके बारे में और क्या जानते हैं आप? बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में। पहाड़ के ऊपर जंगल, वहां पे अपदेवता, ये तो किसी फेरीटेल स्टोरी की तरह है। कुछ सोचकर मंगल भैया ने 2 घटनाएं बताई थी। पहली घटना 4 साल पहले की है। गांव के उमेश कहार की 12 साल की बेटी अचानक लापता हो गई थी। उमेश कहार के साथ साथ गांव वाले भी डरकर घर में ही बैठे हुए थे। तब मंगल भैया और उनके कुछ दिलेर दोस्त मिलकर लड़की को खोजने के लिए पहाड़ी के ऊपर चल पड़े। सब लोग हाथों में लाठी, मशाल वगैरह लेकर जा रहे थे। जैसे जैसे पहाड़ चढ़ते हुए कोहरा घना होने लगा, पहाड़ के ऊपर से सीटियों जैसी आवाज आने लगी। सीटियां जैसे सांप की फुंकार जैसी हों। सुनकर वो सब स्तंभित होकर खड़े थे कि तभी उन्हें समझ में आया कि उनमें से एक व्यक्ति गायब है। पहले सबने सोचा हो सकता है कोहरे में वो थोड़ा आगे निकल गया हो, पर बहुत देर तक उसका नाम लेकर पुकारे जाने पर भी जब कोई जवाब न मिला और कानों में सिर्फ बजती रही सांपों की फुंकार जैसी वो सीटियां, तब किसी की हिम्मत नहीं हुई कि और आगे बढ़ सके। जो लड़की खोई थी उसके पिता उमेश ही जबरदस्ती करके उन सबको लेकर वापस लौटने लगे। लौटते समय उन्हें महसूस हो रहा था वो सीटियां उनके ठीक पीछे पीछे चली आ रही। लौटते लौटते मंगल भैया ने हिम्मत करके एक बार पीछे मुड़कर देखा था। उन्हें महसूस हुआ 20-1 हाथ दूर कोहरे की चादर के बीच एक काला लंबा साया पूरे शरीर को काले कंबल में ढका हुआ खड़ा था। कंबल के अंदर से उसकी 2 लाल जलती आंखें दिखाई दे रही थी। अगले दिन सुबह उस आदमी यानी कि मजीद की और उस लड़की की लाश जंगल में मिली थी। लड़की का शरीर पूरी तरह से सफेद हो गया था, मतलब खून विहीन, और मजीद की लाश से गर्दन जैसे खींचकर उखाड़ फेंकी गई थी। मंगल भैया एक ज्ञानी की तरह बोल पड़े, बहुत कम लोग ही काला साया को प्रत्यक्ष देखे हुए हैं, मैं उनमें से एक हूं। मगर गांव के बहुत से लोगों ने उस अजीब सी सीटी की आवाज को सुना है। यहां तक कि कई लोग
रात में नींद से उठकर भी सुने हैं घर के आंगन में वही अजीब सी सांपों जैसी सीटियां बह रही है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि काला साया अपने शिकार पर नजरें गड़ाए रहता है और जिस पर वो नजरें गड़ाए रहता है वो खुद भी इस बात का अनुभव कर लेता है। इसके साथ ही एक और घटना भी बताई थी उन्होंने। घटना किसके साथ हुई थी उसका नाम तो अब किसी को याद नहीं है, मगर घटना इतनी ही भयानक थी कि सबको वो आज भी याद है। वो व्यक्ति घर लौट रहा था। रात 10:30 या 11:45 बजे होंगे। उस दिन ऑफिस में उन्हें देर हो गई थी। चाहते तो रात ऑफिस में ही रह जाते, मगर क्या सोचकर नहीं रहे। मुख्य रास्ते से गांव तक 15 मिनट का रास्ता है। कोहरे से भरे रास्ते में चलते चलते अचानक जैसे उनके कानों में ताले पड़ गए, जैसे कानों के अंदर कोई सीटी बजा रहा है। पूरा शरीर गर्म कपड़ों से ढका है। एक मोटी चादर से उसको और ऊपर से ढका हुआ है वो व्यक्ति, मगर पूरा शरीर ठंड से थर थर कांपने लगा। छाती पर जैसे कोई चढ़ बैठा है। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी उसे। बुखार आया है सोचकर अपने शरीर को थोड़ा सा व्यवस्थित करके तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ा। कानों के अंदर अब भी सीटियों की आवाज तेजी से बज रही थी। अचानक महसूस हुआ जैसे पास के जंगल से कोई आकर उसके साथ साथ चल रहा है नहीं, हवा में तैरते हुए उसके साथ जा रहा है। क्या सोचकर वो अचानक रुका और पलटकर उसको और देखा। अपने से करीब 20 हाथ की दूरी पर जंगल में फैले कुहासे में पत्तियों के ठीक बीचों बीच एक काला सा साया दिखाई दिया। लंबा, सर से पैर तक कंबल ढके हुए और उस कंबल के अंदर से जलती 2 लाल आंखें। व्यक्ति को अब समझ में आ गया था कि उसे इस तरह से असहज क्यों लग रहा है। काला साया। उसने सुन रखा था काला साया आसपास हो तो इंसान को इसी तरह से असहज लगता है। शरीर में अत्यधिक ठंड लगती है, कपकपी आती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि काला साया दूर से ही इंसान की प्राण शक्ति शोषित कर लेता है और इसी वजह से व्यक्ति के शरीर में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। जितनी शरीर में ताकत थी उसे समेटकर तेज कदमों से दौड़ते हुए व्यक्ति तेजी से घर की ओर चल पड़ा। काला साया ने भी उसका पीछा किया था, मगर किस्मत वाला था वो अपने घर में घुस गया। घर में घुसने के बाद शरीर में थोड़ा सा बल पाया था। रात में खा पी कर चैन से सो रहा था। अचानक नींद खुल गई। शरीर में वही असहजता लग रही थी और आसपास देखा तो पत्नी और बेटा वहां पर नहीं थे। दौड़कर घर का बाहरी दरवाजा खोलकर बाहर निकला। पूरे घर का अंदर और बाहर कोहरे से भर गया था। पत्नी का नाम लेकर कई बार चिल्लाने के बाद आस पड़ोसियों से मदद लेकिन यही सोच रहे थे कि अचानक एक लंबा काला कंबल ढका हुआ साया उनके सामने प्रकट हो गया। साये को देखकर व्यक्ति अत्यधिक डर गया और अपनी चेतना खोने की हालत में घर के अंदर पहुंचकर दरवाजा बंद करके रजाई ओढ़कर चुपचाप लेटा रहा। कुछ देर तक चारों ओर निःशब्दता थी। फिर अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी और उसके साथ साथ हिंग्स सीटी की आवाज आने लगी, जैसे एक भयानक विभीषिका भी दरवाजा तोड़कर उसके घर में प्रविष्ट हो जाएगी। घर का पूरा अंदरी भाग कुहासे से भर चुका था। दरवाजे की दस्तक और बाहर के एक अजीबो गरीब आवाज से उसके कान भर उठे थे। हिम्मत नहीं हो रही थी कि उठकर कुछ कर सके। धीरे धीरे उसी हालत में वो सो गया। नींद खुली सवेरे। नहीं, काला साया उस रात घर के अंदर नहीं आ सका, मगर हल्की ठंड और कोहरा अब भी घर के अंदर छाया हुआ था। सवेरा हो चुका है। पत्नी और बेटे को खोज के निकालना पड़ेगा। सवेरा हो चुका है, बस इसी सोच ने उसके मन के हर डर को बाहर निकाल दिया और दौड़कर उसने बाहर का दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही जो दृश्य उसके सामने था उसे देखकर वो अत्यधिक चौंक पड़ा। दरवाजे के ठीक सामने पड़ी थी उसकी पत्नी की लाश। चौंक पड़ा था वो। पत्नी के ऊपर झुककर उसने पता लगाया कि उसकी पत्नी मर चुकी है। तभी उसकी नजर दरवाजे की तरफ गई। दरवाजे पर
खून से सने हाथों के निशान थे, उसकी पत्नी के हाथों के निशान। तो क्या कल रात को उसकी पत्नी दरवाजे पर दस्तक दे रही थी? काले साए से बचने के लिए रात भर दस्तक उसकी पत्नी देती रही। जमीन पर बैठ गया था वो, उसका शरीर थर थर कांप रहा था। उसके बाद सुनने में आया था कि कुछ दिनों बाद वो व्यक्ति पागल हो गया था। उसके लड़के की भी कोई खोज नहीं मिली थी। सब कुछ सुनकर मुझे ऐसा लगा इन कहानियों के पीछे कोई भी वास्तविकता नहीं है, सब कुछ फेरी टेल स्टोरीज है। मगर हाँ, मंगल भैया से इतना पता चला था कि इस गांव के लोग भगवान से ज्यादा काले साए से डरते हैं। यमराज भी शायद उन्हें उतना नहीं डराता है जितना काला साया। मगर उस दिन मैंने मन ही मन तय किया कि चाहे जो भी हो, मैं एक बार पहाड़ के उस हिस्से को घूम के आऊंगा। संडे की छुट्टी के दिन अवश्य जाऊंगा। 3 दिन बाद ही संडे थी, मगर उस दिन सवेरे से ही आसमान में बादल छाए थे। मंगल भैया के पास जाकर बोला तो बोले, अरे फिर पहाड़ में जाने की क्या जरूरत पड़ गई है? अरे नहीं, देखिए ऐसी एक हॉन्टेड प्लेस है, अपना ही मजा होता है ऐसी जगह घूमने का। और फिर कल को अगर यहाँ से नौकरी छोड़कर चला गया तो जिंदगी भर के लिए एक याद हो जाएगी। कुछ फोटोज ले लूंगा, अपने फ्रेंड्स को दिखा सकूंगा, थोड़ा रौब बनेगा, हॉन्टेड प्लेस घूम कर आया हूँ। फिर फेसबुक इंस्टा पे भी तो डालना है। इस तरह से बहुत समझाने बुझाने के बाद मंगल भैया बोले, अच्छा, दोपहर तरफ अगर बादल छट जाए तो जाऊंगा, मगर ऐसा ना हो तो। अच्छा ठीक है। अब बदली छटने और न छटने के बीच जाने न जाने का क्या संबंध था, ये तो मेरी समझ में नहीं आया। बस यही बात थी कि उन्हें राजी करा पाया। हालांकि मैं अकेले भी जा सकता था, मगर अकेले अकेले पहाड़ की तरफ जा रहा हूं ये देखकर अगर गांव वालों ने मुझे रोक लिया। मंगल भैया गांव के मुखिया थे, उनके साथ होने से कोई इस तरह से बाधा नहीं देगा। मेरी किस्मत अच्छी थी। दिन के 11 बजे तक बादल छटकर आसमान साफ हो गया, धूप झलमलाने लगी। दोपहर 12 बजे तक खाना खाकर मैं और मुंह बिगाड़े हुए मंगल भैया साथ साथ चल पड़े। मैंने उनसे कहा, मुझे बस वो जगह दिखाइए जहाँ पे उस लड़की और माजिद की लाश मिली थी। मैं बस 1-2 तस्वीरें लूंगा बस। अरे फोटो खींचोगे? अरे 1-2 फोटो बस, ज्यादा नहीं। ठीक है, चलो। आसमान में धूप खिली होने के बाद भी रास्ते में ज्यादा लोग नहीं थे, 1-2 लोग ही दिखे। ढालू पहाड़ी रास्ते से हम उस ऊंचे वन्य क्षेत्र की ओर चढ़े चले जा रहे थे। हो सकता है इस जंगल में कुछ हो, मगर दिन के इस समय भी मंगल भैया ऐसे डरे डरे थे। मैं तो आसपास के प्राकृतिक वातावरण का बहुत ही आनंद ले रहा था। जंगल के सारे पेड़ जैसे मेरी ओर देख रहे थे। सोच रहे हो मन में, कौन है ये व्यक्ति जो बिना डरे हमारी ओर बढ़ा चला आ रहा है। मैंने अपने मोबाइल कैमरे से धड़ाधड़ तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। मंगल भैया की नजरें बचाकर एक गोल सा पत्थर उठाकर जेब में रख लिया। हॉन्टेड प्लेस की यादगार। पहाड़ के ऊपर पहुंचकर अचानक मंगल भैया बोले, वो उधर। मैंने वहां पे देखा, एक बड़े से पत्थर के चारों ओर बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर बिखरे पड़े थे। बड़े पत्थर के पास आसपास घास भी फैली हुई थी। मंगल भैया बोले, यहीं पर माजिद को मिला था। कहकर मैंने उस जगह की भी बहुत सारी तस्वीरें ले ली। अच्छा, वो लड़की, आओ, कहकर मंगल भैया मुझे जंगल झाड़ियों के बीच से होते हुए थोड़ा और दूर लेकर गए। वहां पर बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ थे, जैसे एक गोलाकार आकृति निर्मित कर रहे हो, और उसके ठीक बीचों बीच वो इशारा कर रहे थे। उस जगह की कुछ तस्वीरें खींची और फिर अच्छे से उस जगह को देखने लगा। कितना अद्भुत था वो जगह, और कैसे अद्भुत रूप से गोलाकार में सारे पेड़ों ने उस जगह को घेरा हुआ था, जैसे कोई संकेत दे रहा हो। हाँ, संकेत दे रहा है, हम लोग को यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। मैं भी उनकी बात से सहमत हो जाता, मगर अचानक एक पेड़ के तने पर नजर पड़ते ही मैं चौंक पड़ा। अरे, पेड़ के तने में वो क्या है? देखो भैया, ये भूतहा जंगल है, यहाँ पर बहुत कुछ आश्चर्यचकित मिलेगा तुम्हें। मगर मैंने जैसे
मंगल भैया की बातों को कान से ही ना सुना। अरे अजीब है, ये क्या लिखा हुआ है? कौन सी भाषा है? बहुत सी अंग्रेजी की तरह थी, AYNY, ऐसा कुछ जैसे शब्दों में लिखा हुआ हो या कुछ अजीब से दाग हों। और भी अजीब बात थी कि सिर्फ एक पेड़ में नहीं, अभी तो आसपास के बहुत सारे पेड़ में इसी तरह से लिखा हुआ था। मगर ऐसा लग रहा था जैसे भाषा अलग अलग हो या फिर एक व्यक्ति द्वारा नहीं, बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा अलग अलग लिखा गया हो, जिसकी वजह से सबके हाथों की लिखाई अलग अलग हो गई हो। मैं फ़ोन निकालकर फ़ोटो खींचने ही वाला था कि मंगल भैया बोले, अच्छा तुम क्या देखना है देख लो, मैं थोड़ा बाहर की तरफ जा रहा हूँ। मैं समझ गया वो डर रहे थे। मैंने फ़ोटो खींचकर उसे दूसरे एक पेड़ की तने से मिला ही रहा था कि अचानक पीछे सरसराहट की आवाज़ हुई। मुड़कर देखा तो मुझसे 10-1 फुट की दूरी पर एक 10-11 साल की लड़की खड़ी थी। लड़की बड़ी अजीब लग रही थी। एक मैली सी सफ़ेद फ्रॉक पहने हुए, बाल भी अजीब से बिखरे हुए, और सबसे अजीब थी उसकी आंखें। चेहरा अच्छा भरा हुआ होने के बाद भी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी, और उन आंखों में नीले रंग की पुतली थी जो बहुत हल्की थी, बहुत ज़्यादा हल्की, इसकी वजह से ऐसा लग रहा था उसकी पूरी आंख सफ़ेद हो। मैं चौंक पड़ा। तुम कौन हो? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, अपितु हंसने लगी। मगर उसकी हंसी सुनकर मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। चारों ओर सन्नाटे से भर गया था, अजीब सा सन्नाटा। मैंने लड़की की तरफ एक बार देखकर नजरें हटा ली। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगने लगा कि वो लड़की इंसान नहीं है। एक बार मन किया लड़की की एक फोटो खींच लूं। मोबाइल का कैमरा ऑन करके फोन उठा ही रहा था कि लड़की के चेहरे पे फैली गुस्से के भाव देखकर मेरे हाथ अपने आप झुकते चले गए। नहीं, अब यहाँ नहीं रुका जाएगा। यही सोचकर मैं लड़की की तरफ बिना देखी तेज कदमों से उस जगह से बाहर निकलने लगा। जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से बाहर जा रहा था, मगर शरीर में एक अजीब सी अस्वस्थता लगने लगी थी। एक पत्थर के पास आकर मैं बैठ गया था। मंगल भैया को बुलाऊं कि नहीं, यही सोच रहा था कि अचानक कानों में पड़ी एक आवाज, विशेषतः गाने की तरह, मगर गाना नहीं, कोई कविता। मैं समझ गया वो लड़की कविता बोल रही है। अजीब सी एक भाषा में कविता बोल रही है, और वो कविता वही है जो पेड़ के तनों में लिखी हुई है। लड़की उस भाषा को जानती है। क्या हुआ? मंगल भैया की आवाज सुनकर अचानक मैं चौंक पड़ा। मैंने महसूस किया कविता की आवाज आनी बंद हो गई। मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। अरे अब बहुत हुआ, चलो भाई यहाँ से। घर लौटते हुए हम दोनों में कोई भी बातचीत नहीं हुई। उस लड़की के बारे में मैंने कुछ नहीं पूछा। एक बार मन किया कि पूछूं क्या उस लड़की को जंगल में घुसते हुए उन्होंने देखा था, मगर क्या सोचकर अपने होंठों को मैंने रोक लिया। मगर घर पहुंचकर जो एक और आश्चर्य मेरा इंतजार कर रहा है, इसका मुझे थोड़ा भी आभास न था। घर के दरवाजे से अंदर आते ही बरामदे में 2 लोगों को बैठे हुए देखा, और उनमें से एक व्यक्ति को देखकर हम दोनों बेहद आश्चर्यचकित हो गए। मंगल भैया दौड़कर आगे गए। अरे निर्मला देवी, आप कब आई? उनकी पत्नी बोल पड़ी, ये तो अभी आधा घंटा हुआ। अरे आप कैसी हैं? हॉस्पिटल से कब छूटी? अरे कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता। आप इतनी दूर क्यों आई? पैरों पर जोर देकर इतना दूर चलना, अरे अभी ये सब उचित नहीं है। निर्मला देवी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, अरे
तू इतनी चिंता मत करो, मैं भी ठीक हूँ। हाँ, आज ही सुबह अस्पताल से छुट्टी हूँ। डॉक्टर ने अभी चलने फिरने के लिए ज़्यादा मना किया है, मगर ये भाई ने मेरे लिए जो किया उसके लिए इसका धन्यवाद करने बिना आए नहीं रह सकी। निर्मला देवी मेरे पास आई है सुनकर मंगल भैया थोड़े से हताश हो गए और बोले, ओह तो बैठकर बातें करिए भाई के साथ। चाय पिया आपने? हाँ हाँ, भाभी ने पिला दिया है, तुम उसकी चिंता मत करो। अच्छा हाँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ, आपको जरूरत पड़ी तो बोलिएगा। मंगल भैया और उनकी पत्नी ऊपर अपने घर में चले गए। मैं निर्मला देवी के पास वाले चेयर पर बैठकर बोला, हाँ दीदी कहिए। मेरी बात का जवाब न देकर निर्मला देवी कुछ देर मेरी ओर देखते रही, फिर बोली, तुम्हारे ऊपर सामने बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है भाई। विपत्ति आने वाली है? मतलब कैसी? देखो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा कर नहीं बता पाऊंगी, मगर मुझ में कुछ गैबी ताकतें हैं और उन्हीं ताकतों से मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम पर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। दूसरा कोई समय होता तो शायद मैं हंसकर इस बात को टाल देता, मगर आज जब से जंगल से लौटा हूं मन में एक अजीब सी भावना भरी हुई है। मगर फिर भी बोल पड़ा, देखिए कुछ दिन पहले मंगल भैया बता रहे थे आप में कुछ क्षमताएं हैं, मगर अगर क्षमताएं हैं तो फिर आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत क्या पड़ी? तंत्र मंत्र से ही तो आप खुद को ठीक कर सकती थी। मैं इतना बोलकर ही रुक गया। मैंने सोचा था मेरी बात पर निर्मला देवी क्रोधित हो जाएंगे, मगर वो हंसकर बोली, देखो, मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ, मगर मैं भगवान नहीं हूँ। हाँ, जो कुछ भगवान ने दिया है उसकी बदौलत मैं थोड़ा बहुत लोगों की मदद कर सकती हूँ, मगर असली बात यह है कि मैं दिन भर इन्हीं सब चीज़ों में इतनी व्यस्त रहती हूँ कि अपनी तरफ देखने का मुझे समय ही नहीं मिलता है। मुझ पर क्या मुसीबत आने वाली है और उससे मैं कैसे बचूं, इसके लिए मैं उतना ध्यान नहीं देती। सब कुछ ईश्वर पर छोड़ रखा है। इसीलिए कह रही हूँ, जिस दिन पहली बार मैंने तुम्हें देखा था तभी मुझे लगा था तुम पर कोई मुसीबत आने वाली है, मगर तब ऐसे हालात नहीं थे कि तुम्हें कुछ बोल सकूं। मगर आज मैं खुद को रोक ना सकी। क्या मुसीबत आने वाली मुझ पर? वो तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ, मगर ऐसा लग रहा है जैसे कोई अशुभ ताकत तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। मैं आज दोपहर को मंगल भैया के साथ जंगल की तरफ गया था, वही काला साया जहाँ पे दिखता है। काला साया के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? वही मंगल भैया ने बताया था। ओह, क्या देखा तुमने वहाँ? कुछ दिखा क्या? मंगल भैया मुझे अकेला छोड़कर कुछ देर के लिए दूसरी जगह चले गए थे। तब मैंने वहां पर एक छोटी लड़की को देखा था, 10-11 साल की, खड़े खड़े एक अजीब सी भाषा में कोई कविता पढ़ रही थी। वो लड़की कौन है जानती हैं? उन्होंने नाम में सिर हिलाया। वो कौन है मैं नहीं जानती, मगर इतना कह सकती हूँ कि वो इंसान नहीं थी। बहुत बहुत से बच्चे मरे हैं काला साये के उत्पात से, इसलिए मैं नहीं बता सकूंगी। हाँ, इतना सुना है कि पहली लड़की भी कोई 10-11 साल की ही थी, आज से करीब 10 साल पहले। मैंने सुना है क्योंकि उस समय मैं इस गांव में नहीं रहती थी। लड़की इसी गांव की थी। पहले उसे और उसके बाद उसके बहुत सारे दोस्तों को काला साया उठाकर ले गया था। मैं चुपचाप सुनता रहा। निर्मला देवी कुछ देर चुप रहकर बोली, अच्छा ठीक है, अब जो किया किया, मगर अब दोबारा भूल कर भी उस तरफ नहीं जाना। और हाँ, वहाँ से कुछ लायत नहीं हो तो? लाया हूँ एक छोटा सा पत्थर, यादगार स्वरूप। अभी उसे फेंक दो और भूल कर भी उस अभिशप्त पहाड़ की कोई भी चीज अपने पास नहीं रखना। याद रखो, उस पहाड़ की कोई भी चीज जब तक तुम्हारे पास रहेगी, मुसीबत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं तुरंत ही उठकर मेन गेट से बाहर गया और पत्थर को दूर फेंक आया। इसके बाद निर्मला देवी जाने के लिए उठी, फिर बोली, मैं कुछ दिनों के लिए अपने पिता के यहाँ जा रही हूँ। तुम और गांव के सभी लोग थोड़ा संभल कर रहना। कुछ दिन लग जाएंगे मुझे वापस आने में। उसके बाद वो चली गई।
और उसके बाद आई वो रात। याद है अच्छे से मुझे, वो थी 11 दिसंबर की रात। उस दिन ऑफिस में काम करते करते थोड़ा देर हो गई थी। रात करीब 11:30 बजे सुनसान रास्ते से मैं घर की तरफ लौटा। इधर उधर ना देखकर सीधा घर के मेन गेट को खोलकर जैसे ही अंदर आया कि तभी ऊपर से भाभी दौड़ते हुए नीचे आई। भाई भाई तुम्हारे भैया अभी तक घर नहीं लौटे हैं। घर नहीं लौटे हैं? आपने आस पड़ोस और उनके दोस्तों वगैरह के लिए फ़ोन किया? हाँ, करीब 2 घंटे हो गए। पास ही के गांव के शर्मा बाबू के यहाँ गए थे कोई हिसाब किताब मिलाने, और वहाँ से भी 10 मिनट में ही निकल गए थे। यहाँ पर सुनकर आप सभी को ये लग सकता है कि मंगल भैया के घर न लौटने के पीछे शर्मा बाबू का हाथ हो सकता है, मगर उस गांव और आसपास के गांव के लोगों को मैं अच्छे से जान चुका था। वो सभी इतने सीधे साधे थे कि समझ में आ रहा था कि उनमें से कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है। अतः परिस्थितियां एक ही ओर इशारा कर रही थी। भाभी और मंगल भैया मुझे अपने छोटे भाई की तरह प्यार करते थे। ऐसी परिस्थिति में मेरा शांत रह पाना संभव न था। मैंने पूछा, अच्छा भाभी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि भैया आसपास कहीं भी नहीं है? हाँ, मैंने सबसे बात कर ली है। तो फिर तो खोजना लाजमी हो जाता है। इतनी रात को आस पड़ोस का कोई नहीं निकलेगा। पुलिस को भी फ़ोन करेंगे तो सवेरे से पहले सर्च पार्टी नहीं भेजेंगे। अच्छा, आपके पास कोई मोटी लाठी डंडा वगैरह कुछ है? मैं अकेले ही जाता हूँ उन्हें खोजने। मन ही मन सोच रहा था मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, मगर मानवता की खातिर आज मुझे ये करना जरूरी था। अगर मंगल भैया की बजाय मेरा अपना सगा भाई होता तो क्या मैं चुपचाप घर पर बैठ सकता था? मैं अकेले जाऊंगा सुनकर भाभी की आंखों से आंसू छलक पड़े। नहीं, तो तुम अकेले क्यों जाओगे? मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। मेरे पति हैं, मेरा तो फर्ज बनता है। मगर मैंने कहा, अरे क्या बात करती है, आपका एक छोटा सा लड़का है, आप घर में रहकर उसे संभालिए। मैं भैया को खोज के आता हूँ। मैं जरा आसपास के गांव में और पहाड़ की तरफ देख के आता हूँ। जंगल की तरफ? हाँ हाँ, उधर ही। इस रात के समय वहाँ? अच्छा, मैं तुम्हें लाठी देती हूँ, मगर कुछ अगर लग सा लगे तो तुम वापस आ जाना। तुम्हारी भी तो पत्नी है, बच्ची है, तुम पर अगर कोई मुसीबत आएगी तो नहीं। घड़ी में इस वक्त रात के 11:15 बज रहे थे। आज शायद पूर्णमासी है। आसमान में दूधिया चांद फैला हुआ है। शहर के चांद से थोड़ा बड़ा ही महसूस हो रहा है। मेरे हाथों में एक तेज रोशनी वाली टॉर्च है, मगर लग नहीं रहा कि उसकी ज़रूरत पड़ेगी। पूरा गांव खोजने के बाद मुझे समझ में आया कि आज रात में ही मुझे जाना पड़ेगा उस हॉन्टेड प्लेस में। मेरे पैरों के नीचे चौड़ा पहाड़ी रास्ता था जो सामने के घने कोहरे के अंदर समाता चला जा रहा था। दोनों तरफ पाइन के घने जंगल हैं और सीधा देखने पर पहाड़ की ऊंची चोटी पर भी बहुत सारे नोक पाइन के वृक्ष की तरफ इशारा कर रहे हैं। चारों तरफ धुआं धुआं सा है। आसमान में भी चांद कोहरे और बदली के बीच लुका छुपी खेल रहा है। मैं मन ही मन जानता हूं कि आज मैं मंगल भैया को खोज कर नहीं पाऊंगा, और जिधर मैं जा रहा हूं उधर मेरा जाना भी उचित नहीं है। अचानक ही उस दोपहर में दिखी उस लड़की के बारे में सोचकर मेरा धड़कनें जैसे तेज हो गई। अभी अगर अचानक वो मेरे सामने आ जाए तो फिर अपने ऊपर ही धिक्कार कर उठा। एक छोटी सी लड़की से डर रहा हूं। अरे मेरे पास ये मोटी लाठी है, अगर वो मुझे डराएगी तो इससे उसे मैं डराऊंगा। मन को सख्त किया, लाठी पर अपनी पकड़ मजबूत की और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मंगल भैया, मंगल भैया, मंगल भैया। मगर पहाड़ के कोहरे में मेरी आवाज टकराकर मुझ तक ही वापस आती रही। कुछ देर रुककर कान लगाकर सुनने की कोशिश की। कहीं से कोई सीटी की आवाज आ रही है क्या? नहीं, कोई शब्द नहीं। मेरी आवाज की प्रतिध्वनि खत्म होने के साथ साथ चारों ओर फिर से सन्नाटा फैल जाता था। मन ही मन सोच रहा था, बड़ा अजीब इंसान है, पत्नी बच्चे को छोड़कर गया कहाँ
और ये मोहल्ले वाले भी तो, अरे तुरंत ही अगर उसे खोजने निकलते तो कुछ होता भी। कहीं जंगल के किसी कोने पे वो मरा हुआ तो नहीं पड़ा है। अचानक ही एक दृश्य देखकर मेरे पैर वहीं जम गए। पहाड़ के ऊपर जो ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई दे रहे थे, उनमें से कुछ पेड़ों पर कुछ बैठा हुआ था। गिद्ध है क्या? हाँ, गिद्ध ही है। रात के इस समय भी सब स्थिर होकर बैठे हैं, जाग रहे हैं, सो नहीं रहे, नहीं तो उनकी गर्दन उनके पंखों के अंदर होती। मन में एक बात कौन गई, गिद्ध बैठे हैं मतलब नीचे कहीं कोई लाश तो नहीं है? मंगल भैया क्या वहीं है? नहीं, और ज्यादा सोचना उचित न था। कुहासे और अंधेरे में ही मैं तेजी से उस ओर दौड़ पड़ा। कुछ देर तक दौड़ने के बाद मैं हाँफने लगा। चारों ओर घना कोहरा था। कोहरे में आसपास कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर पेड़ की ऊंचाई पर गिद्धों को देखकर समझ में आ रहा था कि मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुका हूं। थोड़ी देर सांसों को सामान्य करके मैं उस पेड़ से एक निश्चित दूरी बनाकर चलने लगा। पेड़ के पास से गुजरते हुए ऊपर मैं देख रहा था, सारे पक्षी स्थिर बैठे हुए हैं। चारों ओर सन्नाटा और घना अंधकार, कुहासा भी जैसे कुंडली बनाकर चारों ओर फैला हुआ। मैं टॉर्च निकालकर आसपास देखने लगा। मंगल भैया की लाश यहीं कहीं पड़ी तो नहीं है? कोहरे की वजह से ज़्यादा दूर तक नहीं देख पा रहा था। सुना है बहुत से लोग यहाँ गायब हुए हैं और उन्हें खोजा भी नहीं जा सका है। कहीं उनमें से किसी की सड़ी गली लाश तो मुझे नहीं मिल जाएगी? मेरा इस तरह यहाँ आना क्या ठीक है? मन में डर था, मगर ये भी भावना थी कि थोड़ा और आगे जाकर देख लेता हूँ। चारों तरफ देखते देखते काफ़ी दूर निकल गया। कुछ दिन पहले ही यहाँ से मैं घूम कर गया हूँ, इसलिए रास्ता पहचानने में उतनी मुसीबत नहीं हो रही थी, मगर कुहासे में पहचानने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। कितनी दूर निकल आया हूँ याद नहीं रहा। एक समय महसूस हुआ जंगल से निकलकर एक खुली जगह में आ गया हूँ, मगर ये जगह मुझे पहचान में नहीं आ रही है। तो क्या अंधेरे में मैं रास्ता भटक कर किसी और तरफ चला आया हूँ? आसपास टॉर्च डालकर देखा, मंगल भैया कहीं नहीं है। और सिर्फ वही क्या, मेरे और उन गिद्धों के अलावा आसपास सन्नाटे के सिवा कुछ भी नहीं है। सोच ही रहा था कि वापस जाना चाहिए कि अचानक महसूस हुआ, नहीं महसूस नहीं हुआ, मैंने स्पष्ट सुना पंख फड़फड़ाने की आवाज़। हाँ, पेड़ के ऊपर बैठे हुए सारे गिद्ध पंख फड़फड़ा रहे हैं। अचानक ही जैसे जैसे चंचल हो उठे हुए सब। अभी तक मैं इतनी दूर आया था तो सारे शांत बैठे हुए थे, तो अचानक ऐसा क्यों कर रहे हैं? और तभी एक बात मेरे दिमाग में आई। पशु पक्षियों में एक विशेष क्षमता होती है, जब भी वो किसी अशरीरी चीज को देखते हैं तो इसी तरह चंचल हो उठते हैं। इसका मतलब उन्होंने कुछ देखा है क्या? कोई या कुछ इस तरफ आ रहा है। मैं थोड़ा आगे जाकर टॉर्च की रोशनी में देखने की कोशिश करने लगा कि आखिर वो क्या देखकर इतने चंचल हो रहे हैं। पहले तो कुछ नहीं दिखा, मगर फिर महसूस हुआ जैसे काला धुआं धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही अचानक टॉर्च जल बुझकर बंद हो गई, और उसके साथ ही साथ कानों में वही सीटी की आवाजें आने लगी, जैसे बहुत सारे सांप फुंकारे भर रहे हैं। उस भयानक आवाज को सुनकर मेरे पांव कांपने लगे। टॉर्च नहीं जल रही थी, मगर उस अंधेरे में ही महसूस हो रहा था कि मेरे सामने काली लंबी आकृति प्रकट हो रही। काला साया, क्या वही काला साया है ये? क्या मैं असावधानीवश उसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ हूँ? डर के मारे कुछ कदम पीछे चला गया। अचानक एक मोटे से पेड़ के तने के पीछे छुप गया। पता नहीं यहाँ छुपकर भी मैं खुद को बचा पाऊंगा या नहीं। सोचा टॉर्च जलाकर देखूं यहाँ से निकलने का रास्ता है या नहीं। टॉर्च जलाया, टॉर्च जल गई, मगर चारों ओर घने कोहरे के अलावा कुछ भी नहीं था। अचानक टॉर्च की रोशनी जैसे कम हो गई। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही थोड़ी और कम हो गई, और फिर और थोड़ी। तीसरी बार रोशनी कम होने के बाद मुझे समझ में आया कि कुछ मेरी तरफ आ रहा है।
और वो जितना मेरी करीब आ रहा है टॉर्च की रोशनी उतनी घटती जा रही है। मतलब पेड़ को देखकर वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़े चला आ रहा है। रोशनी और थोड़ी घटी और थोड़ी, और फिर टॉर्च बंद हो गई। फिर पीछे से एक सीटी की आवाज आने लगी, मगर सीटी की आवाज नहीं, जैसे कोई हंस रहा हो। हाँ, सीटी की सी आवाज के साथ कोई हंस रहा था। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। चारों ओर नजरें घुमाकर देखने लगा और देखते देखते मेरा पूरा शरीर कपकपी से भर गया। चारों ओर फैले सफेद कोहरे की चादर के बीच बहुत सारी काली काली आकृतियां जमा हो गई थी, जो धीरे धीरे मेरी ही तरफ बढ़ी चली आ रही थी। चारों तरफ से घेर लिया उन लोगों ने मुझे। अब जैसे चारों तरफ से वो हिसहिसाने की आवाज मेरे कानों में पड़ने लगी। समझ में आया असली में ये सीटी या हिसहिसाने की आवाज उनकी भाषा है। आपस में इसी माध्यम से वो बातें करते हैं। मैं और वहां बैठे नहीं रह सका, उठकर अंधे की तरह दौड़ना शुरू कर दिया। किधर दौड़ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कुछ नहीं पता, बस दौड़ता चला गया। किसी भी तरह से दौड़कर मैं वहां से दूर चला जाना चाहता था, उनके हाथों से अपने आप को बचाना चाहता था। कुछ दूर दौड़ने के बाद अचानक मैं लड़खड़ा कर गिरने लगा और तब मुझे महसूस हुआ कि दौड़ते दौड़ते मैं पहाड़ के किनारे चला आया था और वहां से मैंने असावधानतावश गहरी खाई में छलांग मार दी थी। आंख खुली तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। खाई के अंदर लकड़हारों ने किस तरह से मुझे खोजा और कैसे हॉस्पिटल पहुंचाया, यहां ये बात नहीं बता रहा हूं, मगर पसली की 3 हड्डियां और शरीर की 6 हड्डियां टूट चुकी थी। भयानक दर्द पूरे शरीर में फैला हुआ था। करीब 8 महीने लग गए मुझे स्वस्थ होने में। शारीरिक रूप से स्वस्थ हो भी गया, मगर मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो पाया था। रात को घर से निकलना मेरे लिए असंभव हो गया था। अंधेरे में कांप उठता था। रात को अगर नींद टूट जाए तो खिड़की के बाहर देखकर मुझे ऐसा लगता था वो काले साए मेरी तरफ चले आ रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग सजेटिव्स लेकर मुझे रात को सोना पड़ता था, तब नींद होती थी। 3-4 साल बाद खुद को सामान्य कर पाया। अगले दिन मेरी बेटी की 10वीं जन्मदिन की पार्टी थी। दिन भर उसी की तैयारी में लगा हुआ था। रात को बेटी को पास में लेकर सो रहा था। मेरी बेटी रात को मेरे मोबाइल पर गेम खेली है और खेलते खेलते सो जाती है। मैं उसके बाद ही सोता था, मगर आज शायद दिन भर की थकान की वजह से मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। नींद में मैंने सपना देखा, भयानक सपना। सपने में मैंने देखा मैं एक बार फिर से उसी पहाड़ी के कोहरे के बीच खड़ा हूं। जानता हूं मैं सपना देख रहा हूं, मगर सपने से बाहर नहीं आ पा रहा हूं। मेरे आंखों के सामने ही काला साया धीरे धीरे धुएं से एक आकृति में परिवर्तित होकर मेरे सामने प्रकट होता चला जा रहा है, मगर अभी वो उस तरह की हिसहिसाहट भरी सीटी नहीं बजा रहा है, बल्कि उसके मुंह से निकल रही एक कविता। ये कोई कविता है या फिर कोई खास तरह का मंत्र, या फिर वो छोटी लड़की है असल में काला साया है। दिन के समय छोटी बच्ची बनकर रहती है और रात के समय काले साये में बदल जाती है। निर्मला देवी ने भी तो कहा था एक छोटी लड़की से ही ये सब कुछ शुरू हुआ था। तो क्या वो छोटी लड़की पहाड़ के ऊपर चढ़ के इस मंत्र का जाप करके ही खुद को काले साये में परिवर्तित की थी? अगर ऐसा है तो उसे वो मंत्र किसने सिखाया, और पेड़ के तनों में वो मंत्र किसने लिख कर रखा हुआ है? अचानक किसी के हिलाए जाने से मेरी नींद टूट गई। हड़बड़ा कर उठा तो मेरी पत्नी बोली, अरे तुम सो रहे हो, और देखो हमारी बेटी आंगन में बैठकर क्या क्या सब बोल रही है। मैं दौड़कर बाहर गया। वो कविता पढ़ रही। नहीं, कविता नहीं, मंत्र पढ़ रही, मगर उसे ये मंत्र किसने सिखाया? मैंने घबराकर घड़ी की तरफ देखा। 12:05 हो रहे थे। मैंने देखा
अनन्या हाथों में मोबाइल पकड़े हुए, और मोबाइल में वही फोटो है जो मैं वहां से खींच कर लाया था, उसी पेड़ के तने में खुदा हुआ वही शब्द। अनन्या, क्या कर रही तू वहां? मेरी पत्नी बोल पड़ी। उसकी आवाज सुनकर अनन्या ने हम लोगों की तरफ देखा और उसकी आंखें देखते ही साथ जैसे मेरे दिल की धड़कन रुकने को आ गई। ये आंख मैं पहले भी देख चुका हूं, सफेद बिना पुतलियों की आंख। मेरी पत्नी मेरे सीने से सिमट गई। मैं भी डर के मारे कुछ नहीं बोल पा रहा था। अनन्या हंस पड़ी, ठीक वैसे ही हंसी। जंगल की उस लड़की की तरह। फिर अजीब सी आवाज में बोली, तुझे मना किया गया था ना मेरे वहां से कुछ भी नहीं लेकर आना, तो फिर इन तस्वीरों को क्यों लेके आया है? आज तेरी लड़की तेरा बदला चुकाएगी। वो आज मेरी भाषा बोल रही है, और अगर एक बार कोई ये भाषा बोल दे तो वो मेरा हो जाता है। हाँ, मेरा। अनन्या के ये शब्द मेरे कानों में जैसे शीशे की तरह भरते चले जा रहे थे। हमें चारों ओर से घने कोहरे ने घेर लिया था। कोहरे के अंदर क्या है? काले काले धुएं चारों ओर फैलते जा रहे हैं। भागने का कोई भी रास्ता नहीं है।